जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल का साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्लास 5 चलेगा। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, नीले लिटमस को लाल रंग में कौन बदलता है? अम्ल, भस्म, क्षार या फिर डी लवण। और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है आपको, तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है, ताकि आप सभी का जितना भी डाउट हो सारा डाउट क्लियर हो सके। तो नीले लिटमस को लाल रंग में कौन बदलता है? आप सभी जानते हैं अम्ल बदलता है। जो भी बच्चे ए दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से ठीक की जा सकती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से ठीक की जा सकती है? तो इसका सही जवाब, जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, उत्तल लेंस के प्रयोग से, याद रखना है। वही बात करें कि निकट दृष्टि दोष को तो अवतल लेंस से ठीक किया जा सकता है, ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, कल सुबह से बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए वन लाइनर स्टैटिक जीके का क्लास स्टार्ट हो रहा है, जो कि आपको डेली सुबह 5 बजे मिलेगा। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए इस क्लास से आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेगा, इसलिए ये क्लास प्रत्येक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको एक भी दिन इस क्लास को मिस नहीं करना है, याद रहे डेली सुबह 5 बजे कल से। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, 1 माइक्रोन बराबर होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो याद रखना है 1 माइक्रोन के बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर होता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके? चलिए आंसर करते जाएंगे। फिर से बोल रहे हैं, याद रहे आपको एक भी दिन उस क्लास को मिस नहीं करना है। डेली सुबह 5 बजे आपको क्लास मिलेगा वन लाइनर स्टैटिक जीके का। तो इसका सही जवाब, जो ये बच्चे ऑप्शन क्या दे रहे हैं जी बिल्कुल एक हो सही जवाब दे रहे हैं, जिंक हो जाएगा, याद रखना है। और लोहे पर कलई जो किया जाता है, इस विधि को क्या बोला जाता है? तो गैल्वेनीकरण बोला जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करने हैं। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? इसका सही जवाब, जो ये बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, मीथेन है, याद रखना है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो CH4 होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो क्या होता है? उसका त्वरण दोगुना होता है, संवेग दोगुना होता है, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, या स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है? तो याद रखना है, मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग दोगुना हो जाता है, यानी कि 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? चलिए आंसर करते जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये यूरेनियम जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। बाकी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये जीवाश्म ईंधन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है? यानी कि बताना है कौन सा अधातु तत्व है जिसमें धात्विक चमक होती है? सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन या बोरॉन? तो इसका सही जवाब, जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, आयोडीन, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जो मौसमी परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है वह कौन सी गैस है? चलिए आंसर करेंगे। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या जलवाष्प? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन, याद रखना है। ऑक्सीजन मौसमी परिवर्तन को प्रभावित नहीं करता, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प ये ग्रीन हाउस गैसें हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अधात्विक खनिज का उदाहरण क्या है? चलिए आंसर करेंगे। निकेल, टिन, मैग्नीज, कोबाल्ट। अधात्विक खनिज का उदाहरण क्या है? इसका सही जवाब है मैग्नीज, याद रखना है। मैग्नीज ये अधात्विक खनिज का उदाहरण है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। मैग्नीज का संकेत क्या होता है? तो Mn होता है, और मैग्नीशियम का Mg होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, इंपॉर्टेंट है। निकेल का क्या होता है? Na होता है। टिन का क्या होता है? Sn होता है। कोबाल्ट का क्या होता है? Co होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण क्या है? इसका सही जवाब है क्या हो जाएगा? ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, नाभिकीय संलयन, रखना है। सूर्य जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से
कौन सी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करती है? सोच समझ कर आंसर करना है। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड एक भी इंपॉर्टेंट क्लास आपसे मिस ना हो। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, पिजन पी, याद रखना है, सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं इनके ध्रुव के बीच की दूरी क्या है? चलिए आंसर करेंगे। प्रश्न को फिर से पढ़िए। तो बोला जा रहा है कि एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा है, ठीक है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं इनके ध्रुव के बीच की दूरी क्या है? तो आप सभी जानते हैं 2f के बराबर होगा दूरी, याद रखना है, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे। तो शरीर में ध्वनि यंत्र को क्या कहा जाता है? लैरिंक्स कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है? चलिए आंसर करते जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, हैजा हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में क्या पाया जाता है, यानी कि कौन सा अम्ल पाया जाता है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? काफी बार पूछा गया प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे, किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो आप सभी जानते हैं ठोस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ठोस के बाद फिर द्रव होता है, द्रव के बाद फिर क्या होता है? गैस होता है, याद रखना है। लेकिन निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है? इसका सही जवाब है टेफ्लॉन, याद रखना है। टेफ्लॉन जो है ये प्लास्टिक बहुलक नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है महाधमनी एवं वायुनिलय में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब देगा, महाधमनी एवं वायुनिलय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है? चलिए आंसर करते जाएंगे। कोयला, पेट्रोल, डीजल या पवन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पवन, याद रखना है। पवन हो गया, सौर हो गया, जल हो गया, ये सभी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। बाकी कोयला, पेट्रोल, डीजल ये सभी परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध या दुग्ध उत्पादकों के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? चलिए आंसर करेंगे। और सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या होता है? याद रखना है, पाश्चुरीकरण। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पाश्चुरीकरण, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन से है? चलिए आंसर करते जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब है हाइड्रोजन सल्फाइड संयोजक यौगिक है, यह कथन सत्य है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो आप सभी जानते हैं आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, तो संभावित तत्व कौन से है? चलिए आंसर करेंगे। कैल्शियम होगा, कार्बन होगा, सिलिकॉन होगा या डी लोहा होगा? तो याद रखना है वह तत्व कैल्शियम है, याद रखना है, जो कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है और यह यौगिक जल में विलय होता है, याद रखना है कैल्शियम होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है? निम्न में से कौन विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है? इसका सही जवाब है यूरेनियम 235, याद रखना है, यूरेनियम 235 विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? चलिए आंसर करेंगे। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? इसका सही जवाब है नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय रिएक्टर में। नेक्स्ट है, बायोगैस के अवयव कौन कौन से हैं? चलिए, तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? बायोगैस के अवयव है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्नलिखित आबंध है, यानी कि पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन गैस में कौन सा आबंध होता है? आयनिक, एकल, द्वि या त्रि?
तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन डी, त्रिसहसंयोजी आबंध होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब देगा, ध्यान रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये जो अभिक्रिया दिया गया है इसमें पूछा जा रहा है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। चलिए आंसर करेंगे। चलिए तो याद रखना है इस रिएक्शन में एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है। चलिए आंसर करेंगे। ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है स्वजात, समावयव, अपर रूप या स्वयं संरचनात्मक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, समावयव है, याद रखना है। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट का पेंसिल में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आपको बताना है ग्रेफाइट का पेंसिल के रूप में प्रयोग क्यों किया जाता है। तो याद रखना है क्योंकि यह कागज पर चिन्ह अंकित कर सकता है, इसलिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है। चलिए आंसर करेंगे। जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण किसके द्वारा होता है। तो याद रखना है जल द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है, भूमि द्वारा होता है। राइट आंसर है इन सभी के द्वारा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका भित्ति में या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश सौर ऊर्जा को बदलते हैं। चलिए खाद्य श्रृंखला में प्रकाश सौर ऊर्जा को बदलते हैं, तो याद रखना है रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2,4-D है, एक खरपतवार नाशक, चूहा नाशक, रासायनिक खाद या नई किस्म का बीज। तो देखिए 2,4-D ये एक खरपतवार नाशक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। 36 नंबर प्रश्न को स्किप कर रहे हैं, टाइपिंग एरर है। नेक्स्ट है, आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर है तो तृतीय पोषी स्तर पर क्या होगा। सोच समझ का आंसर करना है। तो देखिए इसमें पूछा रहा है घास प्रथम पोषी स्तर पर है, तो देखिए घास को कौन खाएगा, टिड्डा खाएगा। तो द्वितीय श्रेणी में टिड्डा आ गया, और टिड्डा को कौन खाएगा, तो मेढक खाएगा। तो तृतीय श्रेणी पर मेढक आता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, मेढक। याद रखना है ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिसंबर 1984 में घटी भोपाल गैस दुर्घटना में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। चलिए आंसर करेंगे। पूछा गया प्रश्न है, तो दिसंबर 1984 में घटी भोपाल गैस दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कैक्टस में पाए जाने वाले अनुकूल है। कैक्टस में पाए जाने वाले अनुकूल है। चलिए आंसर करेंगे। सही जवाब है क्या देगा, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, पर्णाव, पर्व एवं पर्णशूल। याद रखना है सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, आपतन का कोण इनके बीच का कोण है, यानी कि पूछा जा रहा है आपतन का कोण किनके बीच होता है। तो देखिए जैसे ये आपका समतल दर्पण हो गया, यहाँ से आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, बीच में अभिलंब डाल देंगे। तो देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये जो कोण बनता है इसी को बोला जाता है आपतन कोण। और ये जैसे ये देखिए परावर्तित किरण है और ये अभिलंब हो गया, तो इसके बीच के कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। तो यहाँ पे क्या पूछा रहा है, आपतन कोण। तो क्या हो जाएगा, आपतन कोण हो जाएगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का कोण है आपतन कोण, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा में। चलिए आंसर करेंगे। प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, विद्युत धारा का मान नियत रहता है, बदलता है, दिशा बदलता है, क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं प्रत्यावर्ती धारा में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहा जाता है। विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहा जाता है। इसका सही जवाब है वर्णपट्टी कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है। तो आप लोग जानते हैं ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है, तो H बराबर होता है I² RT होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा रहा है कि किसी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। देखिए यहाँ पे वर्ग दिया है विद्युत धारा का, तो राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है ऊष्मा, याद रखना है। नेक्स्ट है, उपकरण जो वायु दाब मापन हेतु प्रयोग होता है वह कौन सा उपकरण है। उपकरण जो वायु दाब मापन हेतु प्रयुक्त होता है वह कौन सा उपकरण है। तो याद रखना है बैरोमीटर है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय परत जो सूर्य की परावैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा करती है वह कौन सी परत है। चलिए तो आप सभी जानते हैं वह ओजोन परत है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब देगा। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी है।
चलिए आंसर करते जाएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे। तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा पूछा जा रहा है। सही जवाब है ऑप्शन बी 0.03% होता है, याद रखना है। सबसे अधिक कौन सा होता है? नाइट्रोजन होता है। कितना? तो 78% होता है, याद रखना है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे ऑक्सीजन की मात्रा कितना है। देखते कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। वायुमंडल में आपको बताना है ऑक्सीजन का मात्रा। नेक्स्ट है, जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं कहलाते हैं उपभोक्ता, उत्पादक, विघटक या परजीवी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी उत्पादक कहलाते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता है? अरक्तता, स्कर्वी, बेरीबेरी या रतौंधी। तो देखिए विटामिन के कारण स्कर्वी होता है, बेरीबेरी भी होता है, रतौंधी भी होता है और रक्तता नहीं होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, फल के रस के खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है? फल के रस के खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है? इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, शीत निष्क्रियता पाई जाती है किसमें पाई जाती है? आंसर करेंगे। तो देखिए शीत निष्क्रियता यह उभयचरों में पाई जाती है और उभयचर कौन है? तो मेढक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में टोटल 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया था। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।